से देख लेते हैं कि क्या लोकल लीडरशिप को थोड़ा निगलेक्ट करना, उन पर ध्यान न देना, वो बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी अंतर्कलह को बिल्कुल सतह पे नहीं आने दिया। हर पार्टी में होती है, लेकिन चुपचाप शांति के साथ काम किया और नतीजा हमारे सामने। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को आज जोरदार बधाई का दिन है। और कर्नाटक चूंकि बड़ा राज्य है, वो छोटा राज्य है नहीं, और वहां एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। एक जेडीएस जैसी पार्टी थी जो हमेशा ये मुश्किल क्रिएट कर देती थी कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बने। लेकिन इस चुनाव को अगर हम देखें कि कहां कहां क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक लाइन की बात, राज्य में अगर नेता के तौर पर देखें, कांग्रेस के पास दो मजबूत नेता, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, सब कुछ था, लेकिन चुनाव के ठीक समय में एक दूसरे के फ्लैग लगा रहे हैं, एक दूसरे के हंसते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं, और उन्होंने कोशिश की कि हमारे बीच का मतभेद पार्टी की परफॉर्मेंस पर असर न डाले। नंबर एक, उधर भारतीय जनता पार्टी थी जिसके राज्य के नेता लगभग नहीं थे। बसवराज बोम्मई को कभी भी भाजपा के कैडर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक बात नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं होगी कि बीजेपी में बाहर से जो लोग आते हैं उनमें बहुत कम लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती। येदियुरप्पा बड़ा चेहरा थे, लिंगायत का बड़ा चेहरा, उनको हटाना बहुत गलत निर्णय नहीं था, क्योंकि वो जिस उम्र के हो गए थे, 80 साल के ऊपर हो गए थे, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि उसके बाद लीडरशिप ट्रांसफर हुआ क्या, वो नहीं हुआ। और लंबे समय तक एक तरह से कहें कि कांग्रेस कर्नाटक को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया कि अंतिम समय में मोदी जी आके जिता देंगे। पार्टी का वो करिश्मा वहां काम नहीं किया। हिंदी भाषी नहीं है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, नरेंद्र मोदी को लोग सुनने आते हैं, उनका रोड शो बहुत शानदार होता है, लेकिन जो होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ। और इसीलिए इतने जहरीले बोल बोले गए। और जो खरगे जी हैं, उन्होंने तो बाकायदा जहरीला सांप ही बोल दिया, लेकिन फिर भी उसका असर नहीं हुआ। यहां एक उल्टा हुआ, रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, जो बीजेपी के पक्ष में काम नहीं किया। जब बजरंग दल और पीएफआई को इक्वेट किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवर द बोर्ड जाके उसको बजरंग बली के साथ जोड़ा। आमतौर पर यह असर करता है, लेकिन वहां हुआ उल्टा। ओल्ड मैसूरू रीजन में मुसलमान 80% से ज्यादा। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, 2024 के लिए बहुत बड़ी खबर है, रीजनल पार्टीज के लिए बड़ी चिंता की बात है। और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना है कि अगर इस तरह का रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, जहां कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर मुस्लिम एकजुट हुआ, यानी मुस्लिम, वोक्कलिगा, कुरुबा और दलित अध्यक्ष राष्ट्रीय खरगे जी के होने से दलितों का एक मुश्त वोट, यह पूरा जाकर कांग्रेस की जीत की कहानी बना। और चूंकि जीत दिख रही थी तो गांधी परिवार भी पूरी तरह से सक्रिय था। सबसे अच्छी बात कांग्रेस के पक्ष में कि राहुल गांधी ने वहां वो बयान नहीं दिए जो आमतौर पर वो बयान देते रहते हैं, उससे वो बचे। प्रियंका ज्यादा सक्रिय रही, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस इस मॉडल को आगे आने वाले चुनाव में भी रिप्लिकेट करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक यह है कि हर बार हारती हुई पार्टी को मोदी जी अपने कांधे पर जीत की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, यह समझना पड़ेगा। और अगर आपकी पार्टी के शासनकाल में भले ही कितने अच्छे काम हुए, चेहरा तो होना चाहिए ना भाई। हर जगह भूपेंद्र पटेल नहीं चलेगा कि गुजरात में मोदी हैं, यहां मोदी नहीं थे। यह मुझे लगता है कि इस चुनाव का अगर हम सार कहें तो यही दिखता है। ठीक है, इसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में, जहां पर दीपाली मौजूद है। दीपाली, क्या स्थिति है? मायूसी है, खामोशी है, क्या हाल है? जी बिल्कुल, जैसे ही सुबह रुझानों में तस्वीर साफ दिखाई दी कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा पसरना शुरू हो गया। अभी की तस्वीर आप देखेंगे खुद ब खुद बीजेपी की इस हार को बयां करती है, क्योंकि इस वक्त आपको यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मी और उनके कैमरा ही दिखाई देंगे। अगर बीजेपी के किसी नेता की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, तो कोई भी नेता या प्रवक्ता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद नहीं है। तो हर तरफ शांति है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जो इक्का दुक्का प्रवक्ता यहाँ पहुंचे भी थे, जैसे जैसे स्थिति साफ होती हुई गई, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी, वो प्रवक्ता भी यहाँ से बाहर चले गए अपने घर या अपने दफ्तर। हालांकि कुछ नेताओं से हमने बात की, उनका ये कहना था कि जिस तरह की उम्मीद थी कर्नाटक में बीजेपी को, जिस तरह का आशीर्वाद वो जनता से चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिला है। और अब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी लोकल और राष्ट्रीय स्तर
पर इस हार की समीक्षा करेगी, क्या वजह रही उसकी समीक्षा करेगी। और जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है तो अभी भी बीजेपी का ये कहना है कि इस हार का लोकसभा चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर अभी भी कहीं पर चुनाव होते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी। ये विश्वास और ये भरोसा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वास और भरोसे में ऐसे कोई बहुत गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं और फिर जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें काफी अंतर आता ही है। वो भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन मुंबई साहब ने हार को स्वीकार किया, कहा एनालिसिस करेंगे, सुना देते हैं आपको। Once all the results come, because there all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride. And we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. ठीक है, एनालिसिस करेंगे और ये हर पार्टी का कहना रहता ही है, वो करते भी हैं। नीरज जी, अब आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले ओल्ड मैसूरी की, जहां से जेडीएस का पूरा गढ़ है वो दक्षिण कर्नाटक का। हमने देखा कि जो बीजेपी का पूरा फोकस रहा वो भी वही रहा। प्रधानमंत्री की रैलियां देख लीजिए आप, अमित शाह की रैलियां देख लीजिए, दूसरे नेताओं की रैलियां देख लीजिए, वो उसी इलाके में ज्यादा कंसंट्रेटेड थी। शायद कोशिश ये रही होगी कि वहां पर जो मुस्लिम वोकलिगा का जो एक कॉम्बिनेशन था उसको क्रैक किया जाए, उसमें थोड़ी सी सेंधमारी की जाए। और दूसरी तरफ उनके लिंगायत नेता, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो जगदीश शेट्टार हो, वो जाते रहे। जो भी रीजन है कि उम्र ज्यादा हो गई, किसी ने पार्टी छोड़ दी, वॉटेवर। तो क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई कि जहां फोकस करा, सोचा था जो समीकरण बदलेगा। देखिए जेडीएस साफ हुई, लेकिन उसका फायदा बीजेपी की जगह कांग्रेस को मिल गया। देखिए पॉपुलर एनालिसिस ये है कि जो जीता वो सिकंदर। मैंने पहले लाइन में कहा था कि कांग्रेस बहुत शानदार जीत रही है और बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है। ये तो पॉपुलर एनालिसिस है। अब आपको मैं इसका जो एनालिटिकल एनालिसिस वो बता देता हूँ। हर्षवर्धन जो भी कह रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा जब आप एनालिसिस करते हैं, टेबल बैठते हो, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दलित हैं, वो 5 गारंटीज का कोई मतलब ही नहीं है सर। मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। बीजेपी को 2018 में 36.22% वोट मिले थे और इस बार अभी तक के 35.59% है। नुकसान कितना का है? 0.63 का। 1% से भी कम, 1% से भी कम का नुकसान है। और सीटें देखिए आप, आधी। कांग्रेस को पिछली बार 38.04% वोट मिले थे, इस बार मिले 43.20 अभी तक। 5.16% का फायदा, 56 सीटों का फायदा। जेडीएस को 5% का नुकसान है वोट में। पिछली बार 18.36, इस बार 13.35। सारा खेल यहीं छुपा हुआ है कि जेडीएस की इतनी बुरी तरीके से हार और उसका वोटर सीधे देखिए ना, 5% इधर से निकला और 5% शिफ्ट हो गया। तो ये क्यों शिफ्ट हुआ, यही समझना है। एक तो ये कि सरकार से नाराजगी थी, स्थानीय विधायकों से नाराजगी थी और उनको कांग्रेस को जिताना था, तो उन्होंने जेडीएस को छोड़ा और बीजेपी को पकड़ा नहीं और कांग्रेस को जिताया। क्यों हुआ ये? क्योंकि पोलराइजेशन हुआ। जो बीजेपी ने किया, अब इसकी गलती निकाली है। देखिए इस सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन का खेल है। इसमें फ्री में महंगाई, भ्रष्टाचार, कुछ कोई मतलब ही नहीं इसका। इसमें देखिए पूरा पोलराइजेशन खेल था, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। एग्जैक्टली। अब शायद बीजेपी को तो नहीं उम्मीद होगी कि वो मुस्लिम वोट उसके पास आता, तो वो उसको डिस्काउंट करके चल रहे होंगे। Yes. तो जो चेंज आया वो कहां आया? वो वोकलिगा में आया, वो मुस्लिम वोटों में आ रहा, वो कलिंगा में आया है। मुस्लिम वोट कंसंट्रेट हो गए, एकदम जो बटने थे वो कंसंट्रेट। अभी जब उसका डिटेल डेटा आएगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ है, मतलब 85 या 90% कंसंट्रेशन हुआ और वो सारा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ, क्योंकि उनको ये लगता है कि जेडीएस जिता के कोई फायदा नहीं है। फिर त्रिशंकु बनेगी, ऑपरेशन लोटस होगा, बीजेपी सरकार में आ जाएगी। इसलिए एकदम स्ट्रेटेजिकली कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। 5% इधर कटा, 5% उधर जुड़ा और ये पोलराइजेशन का खेल था। अब बीजेपी ने गलतियां कहाँ की? बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ा। अब जैसे जो लोगों ने लिखा था कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा था कि पीएफआई, बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करेंगे, ये उनके पक्ष में गया है। वो बहुत स्ट्रेटेजिक मूव उन्होंने लिखा था कि मैसेज ये था जेडीएस, दरअसल वो जेडीएस के लिए लिखा गया था कि मुसलमान अगर जेडीएस को वोट देगा तो कोई फायदा नहीं, फिर से ये सरकार में आ जाएंगे, तो पूरा वोट शिफ्ट हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसका आप ये एनालिसिस देखें, उनका नुकसान कितना है। बीजेपी देख लीजिए आप,
बीजेपी को पिछली बार 36.22 मिला था, इस बार वो आधे % का नुकसान है, सीटें कम हो गई, तो अपना वोट तो आपने बचा लिया, लेकिन लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर है, सीट तो हार गए ना आप, तो वोट % लेके क्या अचार डालेंगे? इसलिए जब भी आप ऐसे बाइपोलर में जाएंगे और वहां पे ध्रुवीकरण हो गया तो फिर नुकसान है। एग्जैक्टली कर्नाटक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जेडीएस की हार बीजेपी की जीत, बीजेपी की हार बनी है। चलिए, ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बात के कंटिन्यूएशन में इसलिए मैं एक सवाल ले जाता हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास, इससे आगे का सप्लीमेंट्री सवाल। तो हर्ष जी, ये तो एक साफ हो गया कि पोलराइजेशन हुआ, जो यहां नीरज जी ने समझाया, और पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है वो शिफ्ट होकर चला गया। लेकिन डेफिनेटली एक कैलकुलेशन करा होगा बीजेपी ने, और उसको लगा होगा कि मेरा अपना हिंदू वोट तो कंसंट्रेटेड है, जिसमें मेन रूप से अगर हम बात करें तो वो लिंगायत वाला मामला था। लेकिन वहां जो लीडर्स के साथ आपने कहा कि येदियुरप्पा की उम्र भी हो गई, आरोप भी थे, लेकिन देखिए एक बड़ी कम्युनिटी तो है। शेट्टार साहब भी चले गए, आपने रोका नहीं, उधर कांग्रेस ने उनको सपोर्ट कर दिया, सोनिया गांधी उनके लिए सभा करने आ गई, हालांकि शायद वो चुनाव हार गए। लेकिन क्या जिस पॉकेट पर बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए था वहां पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर चली गई बीजेपी, और वहां भी उसको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? नहीं विपिन जी, देखिए है क्या कि जब हार गए तब तो ढेर सारी चीजें आएंगी ही, जीत गए तो कुछ भी ये सब अच्छा चला। सबसे ज्यादा खराब बयानबाजी, खराब रणनीति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने की, संप्रभुता से लेकर जहरीला सांप तक का बयान दिया। मूल बात यहां समझिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका वोटर इंटैक्ट है, लिंगायत कहीं नहीं गया। और इसको दो आंकड़े में देता हूं। एक तो आंकड़ा जो आप कह रहे हैं, जगदीश शेट्टार तो वो हार गए हैं, महेश टेकिंगई से वो हार गए हैं। जगदीश शेट्टार 2013 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे, कर्नाटक जनता पक्ष बनाकर येदियुरप्पा अलग पार्टी बना गए थे। जगदीश शेट्टार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अपने न्यूनतम वोट शेयर और न्यूनतम सीट शेयर पर चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि जगदीश शेट्टार भले ही जनसंघ के जमाने के सबसे पहले परिवार के भाजपा के नेता थे, लेकिन उनके पीछे लिंगायत उस तरह से नहीं खड़ा था। मूल बात क्या थी? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जोखिम भरे फैसले लिए थे। पहला जोखिम भरा फैसला, मुसलमानों का 4% आरक्षण निकालकर लिंगायत के साथ वोक्कलिगा को भी देना। कोशिश ये थी कि कुछ जगह हम जाएंगे, जेडीएस कमजोर हो रही तो वोक्कलिगा का हिस्सा पूरा उधर न चला जाए डीके शिव कुमार की तरफ। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो जिसको बाद में पीएफआई और बजरंग दल इक्वेट हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बजरंग बली पर हमला है। तो उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट की कोशिश की, लेकिन हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी तो कोई देश में है नहीं। वहां पर लिंगायत वोक्कलिगा बटा था, उसी में लिंगायत वीरशैव को उन्होंने कांग्रेस ने कैटर किया, और जिसको हम कहें कि सेंटीमेंट के तौर पर एक नुकसान दिखा। भाजपा के बड़े बड़े नेता छोड़कर गए, उन नेताओं को संभालते नहीं दिखी भाजपा। जोखिम लिया, नए नेताओं को उतारा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी यह सोचना पड़ेगा कि 40% के नीचे अगर उसका वोट प्रतिशत है तो उसके लिए जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह हमेशा के लिए मुश्किल थी, पहले भी। इसीलिए अमित शाह कहते भी हैं कि हमें 50% की तरफ बढ़ना है। कर्नाटक कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स में भाजपा खुद फंस गई, और ये जो बजरंग बली और बजरंग दल को इक्वेट किया, इसने मुस्लिम कंसोलिडेशन किया। जो आमतौर पर भाजपा के पक्ष में जाता है, जब कोई मुसलमान मतों के लिए जाता है, वो हिंदू मतों के लिए गए, मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया। ये इस चुनाव के परिणाम का सबसे बड़ी एक वजह यही है। इसके अलावा छिटपुट वजह है बहुत, वरना कर्नाटक इस समय देश में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से रिचेस्ट 3rd स्टेट है। अगर आप देखें कि लोगों की पर कैपिटा इनकम तो 5 साल में 3-fold हो गई। अगर आप कहें कि जिस तरह से वहां लोगों की सोशल स्कीम है वो बेहतर हो गया, और प्रधानमंत्री तो एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, इसी सब पर गए थे चुनाव लड़ने। बाद में वो चुनाव पलट गया, ये बात अलग है। ठीक है, चलिए तो